हेलो दोस्तों। तो रोज़ाना न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज डेट है 11 नवंबर। और तो आज के हम देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एंड प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, नेशनल एजुकेशन डे है आज। ठीक, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है। तो आज नेशनल एजुकेशन डे है। तो ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे रखा गया है? ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के को ऑनर करने के लिए ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। तो भाई इन्हीं को क्यों मौलाना अबुल कलाम को ही क्यों चूज़ किया गया? तो देखिए, इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जो और कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इनको चूज़ किया गया है कि ये हमेशा नेशनल एजुकेशन डे इनके बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक है, जो भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 11 नवंबर को उस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, पहला है कि भाई ये जो है हमारे पहले मिनिस्टर थे ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले। ठीक, और दूसरा सबसे ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर और एक वन ऑफ द सीनियर लीडर थे आईएनसी के। ठीक है, तो इनका रुतबा और इनकी एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी आईएनसी में इनकी। तो ये काफ़ी वेल नोन और काफ़ी ऑनर्ड थे वहाँ पे। और इनका जो बेसिक इनका फोकस था, देखिए एकदम प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल। तो प्राइमरी एजुकेशन में इनका अच्छा खासा फोकस था। और सबसे बड़ी बात, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो इनको मिला है 1992 में। 1992 में ये रेसिपिएंट रहे हैं भारत रत्न के। ठीक है, और इन्होंने मेन फाउंडेशन में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। आईआईटीज़ के और यूजीसी के फाउंडेशन में इनका अच्छा खासा रोल रहा है। प्लस एक वीकली जो जर्नल निकलता था हिंद उर्दू में, अल हिलाल। ठीक है, वो इन्हीं का था। तो अल हिलाल वीकली जर्नल जो उर्दू में निकलता था, अल हिलाल, ये उसके संपादक थे। और प्लस इन्होंने प्रेसाइड की थी आईएनसी 2 बार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, इन्होंने 2 बार आईएनसी प्रेसाइड की थी। कब कब की थी? एक 1923 में की थी। ठीक, और एक बार की थी 1940 में। ठीक, तो 1923 एंड 1940। तो नेशनल एजुकेशन डे है, तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप डायरेक्टली तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इनके बारे में या कोई जैसे अब जर्नल के बारे में पूछ सकते हैं कि अल हिलाल मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कभी ये एलिमिनेशन में बाकी जगह काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। ठीक है, कि अब जैसे कि हमें पता है कि यूएस के इलेक्शंस ओवर हो गए हैं। ठीक है, और जो बाइडन नए प्रेसिडेंट 46th प्रेसिडेंट यूएस के बन गए हैं। ठीक है, तो यूएस के 46th प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बाइडन। ठीक, तो अब क्या भैया, अब इंडिया ने तुरंत अपना जो एजेंडा है वो पुश करने की कोशिश की है कि भाई हमें जो जीएसपी, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जीएसपी हटा दिया था, उसको दोबारा से हमें प्रदान किया जाए। ठीक है, तो भाई अब जीएसपी क्या चीज़ है ये? देखिए, जीएसपी एक यूएस का ट्रेड प्रोग्राम है। तो इसको बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके डेवलपिंग वर्ल्ड में बाय प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री। ठीक है, तो कुछ आइटम होंगे जिन पे कुछ हम ये क्या करेंगे, ड्यूटी नहीं लगाते थे। ठीक है, उससे वो अब आइटम है, अगर ड्यूटी नहीं लगेगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ की मार्केट में सस्ता मिलेगा। तो वो ड्यूटी हटा देते थे, तो उससे क्या है, डेवलपिंग जो नेशंस होते थे उनका जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करता था। ठीक है, तो ये चलता आ रहा था। तो ये पहली बार 1976 में इंस्टीट्यूट हुआ था। और वहाँ का जो यूएस का एक है द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन रेसिप्रोकल था। नॉन रेसिप्रोकल मतलब कि सपोज़ अगर यूएस ने किसी को जीएसपी में रखा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि अब जैसे यूएस ने तो ड्यूटी फ्री दे दिया उनको कुछ आइटम पे, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाली कंट्री जिसको दिया है वो भी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो भी ड्यूटी फ्री उनको ट्रेड प्रदान करे। ठीक है, उस रिस्पेक्टिव आइटम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जीएसपी के। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जीएसपी के। तो भाई जीएसपी अब लाएगा तो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। बेसिक इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि अब ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट। तो जो पुअर कंट्रीज़ होगी, अगर उनका एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं उनकी कंट्री की हालत भी इंप्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ों से लिंक होता है। कैड हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, बहुत सारे मतलब इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा चंक होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, अगर आपका एक्सपोर्ट अच्छा है तो आपकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी अच्छी होती है। ठीक, तो ये उसको इम्प्रूव करता है। प्लस एक प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बेनिफिशियरी कंट्रीज़ बाय हेल्पिंग कंट्रीज़ टू इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड विद यूएस। ठीक है, तो ऑब्वियस आप यूएस के साथ ट्रेड करोगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर बन सकते हो
जो एक एग्जांपल सेट करेगा अदर कंट्रीज़ के लिए कि भाई ये अगर ये यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, तो और भी आपका ट्रेड इनिशिएटिव बढ़ेगा। ठीक, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो जीएसपी के थे। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए इसके बेनिफिट ये है कि एक तो इंडियन एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलता था इनडायरेक्टली। कैसे मिलता था कि अब जैसे ड्यूटी हटा दी तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट होते थे वो सस्ते हो जाते थे। तो प्रोडक्ट अगर सस्ते होंगे तो उनकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, उनकी मांग बढ़ेगी तो यहाँ से और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो अच्छा खासा इंडिया को इससे प्रॉफिट था। और उससे अब जैसे कि क्या है इसका दूसरा देखिए क्या है कि मोर कॉम्पिटिटिव टू द इम्पोर्टर। ठीक है, तो अब इन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टर के लिए मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, और ये नए एक्सपोर्टर को हेल्प करता था। ठीक, अब ड्यूटी फ्री है तो अब अगर ड्यूटी नहीं देनी है उनको तो वहाँ पे अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो चीज़ों की डिमांड रहेगी, तो उससे नए एक्सपोर्टर को जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता था। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दी थी, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक मोटो था कि बाय अमेरिका हायर अमेरिका, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, तो वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक बढ़ रहे थे। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अब जैसा कि ये जस्ट जो बाइडन जो है बिल्कुल अगेंस्ट हैं इन सब चीज़ों के। वो एक डाइवर्सिटी और एक बाकी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि एक डाइवर्सिटी होना चाहिए सारी चीज़ों को, सारे कल्चर को, सब कुछ सब चीज़ों में। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको ओवरटर्न करेंगे ये। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, कि अर्मीनिया और अज़रबैजान में पीस डील हो गई है। ठीक है, और इस पीस डील को कराया किसने है? रशिया। ठीक है, तो रशिया इसमें मेन पार्टनर उभरा है, मेन मेन एक तरह से बिग ब्रदर की तरह उसने एक इनके क्लैश को एंड किया है। हालांकि 3 बार सीज़ फायर एग्रीमेंट हो चुके हैं, एक बार रशिया करवा चुका, फ्रांस करवा चुका, यूएस करवा चुका, पर वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। ठीक, तो अब देखा जाए भाई कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच क्या टसल क्या है, ये किस बात की लड़ाई है। ठीक, तो एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक एनक्लेव को लेके है। ठीक है, नगोर्नो और काराबाग, ठीक, ये रीजन है जहाँ पे एनक्लेव है, तो इसको लेके है। ठीक, तो ये रीजन एक्चुअली लाई करता है अज़रबैजान में। देखिए मैप से देखते हैं, सही समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, तो मैप, तो ये हमारा अज़रबैजान है, ये अर्मेनिया हो गया। ठीक, और ये हमारा अज़रबैजान है। ठीक, तो ये जो पार्ट देखिए इसमें है, ये पूरा कम्प्लीटली अज़रबैजान में लाई करता है। ठीक, तो अब ये अज़रबैजान में लाई करता है। अर्मेनिया क्या है? क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है। ठीक, अज़रबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। ठीक, और जो इसमें जो इस रीजन में लोग रहते हैं नागोर्नो और काराबख में, ये एथनिसिटी में मतलब अर्मेनिया के एथनिसिटी है इनकी, तो ये क्रिश्चियन है। तो ये और जो यहाँ पे जो जिनका वर्चस्व भी है वो अर्मेनिया के एथनिक ग्रुप का वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं अज़रबैजान इसको बचाने के लिए इससे अर्मेनिया से टसल चलती रहती है, और इस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी रहती थी। ठीक है, तो एथनिक वॉर होती रहती हैं, एथनिक क्लिनजिंग देखने को मिली, तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट, सिविल राइट और एकदम सिविल वॉर की सिचुएशन बनी रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली टसल थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पीस डील हो गई है, जिसके तहत ये है कि अब अर्मेनिया को फोर्सेस विड्रॉ करनी है 15 नवंबर तक, इस कलर में जो लाइट ब्लू में है। ठीक है, इस रीजन में कहीं पे उनको 1 दिसंबर को करनी है, कहीं 20 नवंबर को करनी है। तो एक पीस डील पे रशिया ने उन दोनों के बीच एक पीस डील कराई है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स ग्लोबल पीस। ठीक है, अब देखिए जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अर्मीनिया हो गया। ठीक है, अब अर्मीनिया है, अज़रबैजान है, तो अर्मीनिया को कहीं ना कहीं रशिया सपोर्ट करता है। ठीक है, अज़रबैजान को टर्की सपोर्ट करता है। ठीक, हालांकि रशिया के जो रिलेशंस हैं अज़रबैजान से भी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों को सपोर्ट है, तो ये टसल बहुत लंबी चली आ रही थी, जो हालांकि अब एक उम्मीद है कि ये पीस डील से एंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इशू जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक एथनिसिटी को लेके है, एक पर्टिकुलर रीजन को है जो कि अज़रबैजान में है। ठीक है, क्लेम करता है ये अर्मीनिया, और वहाँ के लोग चाहते हैं वहाँ के लोग जो उन्होंने एक बार वोटिंग भी की थी कि हमें भाई अर्मेनिया में ही जाना है, पर अज़रबैजान ने ऐसा होने नहीं दिया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो छोटे छोटे हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं, कि भाई गोरखपुर होस्ट करेगा पहला इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रखना में सीधे आ सकता है कि कौन पहला, ये सॉरी फर्स्ट नहीं है, ये सॉरी फॉर दिस, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल हो चुका है कई बार, तो ये अभी वाला गोरखपुर करेगा। हाँ, तो फिर ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता कि गोरखपुर भाई कौन होस्ट करेगा, तो गोरखपुर करेगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। ठीक है, तो ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट हटा दीजिएगा।
दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने स्केल अप किया है कि पीएम कुसुम जो स्कीम है हमारी, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो ये इस स्कीम के लिए 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022, ठीक है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है पीएम कुसुम। तो इसके रिगार्डिंग हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है इस स्कीम पे, चैनल पे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तीसरी है भाई कि इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स निकाला है, ठीक है। एक महाराष्ट्र बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च है इंडिया माइग्रेशन, ठीक है। तो उसने निकाला है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। तो तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बॉडी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अभी माइग्रेशन का जो अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेशन का इशू था, तो उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। तो इसमें केरला ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट मिला है, किसमें मिला है? वाटर मैनेजमेंट में। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी 2019 के मिनिस्टर जल शक्ति ने निकाले, तो उसमें तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु इसमें गोरखपुर को मिला है। गोरखपुर को इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए मिला है, ठीक है, होस्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद है कि नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी ने अनवील किया है स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी, ठीक है। तो एक उन्होंने स्पेशल एंथोलॉजी निकाला है कि माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। तो देखिए अभी नेपाल जैसे कि रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, उसी की एक दिशा में ये है। प्लस ये 151st गांधी जी की एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में भी, ठीक। तो और हमारा लास्ट है, देखिए कि लास्ट में एक सीएम नवीन पटनायक ने स्कीम लॉन्च की है, शिक्षा समाधान, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज है फार्मर्स के ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि शिक्षा समाधान स्कीम किसने लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा की स्कीम है शिक्षा समाधान, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे जो कि हमारे बाकी सारे एग्जामों के लिए कहीं ना कहीं कैटर करेंगे, यूपीएससी ये हो गए चाहे जो भी वनडे एग्जाम्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।